आज हम लोग फ्लैमिंगो बुक की जो हमारी फर्स्ट पोम है माय मदर एट 66 वो पढ़ने वाले हैं, जिसे कंपोज किया है कमला दास ने। ठीक है, दिस पोम इज कंपोज्ड बाय कमला दास। हु इज कमला दास? पोम पढ़ने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कमला दास कौन थी। ठीक है, एंड उन्होंने किस टाइप की पोम्स लिखी हैं, कितनी क्या क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद हम पोम एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे, पोएम पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम उसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी देखते चलेंगे पोएम में और पोएटिक डिवाइस भी देखते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट पोएम, जो कि क्लास 12th की एनसीईआरटी फ्लेमिंगो बुक की पोएम है माय मदर एट 66। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो हमारी जो फर्स्ट पोएम की हमारी फर्स्ट ऑथर है कमला दास। ये एक इंडियन ऑथर है। शी वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला इन 1934 एंड शी वॉज डाइड इन 2009। ठीक है, कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था एंड शी वॉज डाइड इन 2009 और 2009 में उनकी डेथ भी हो गई। एंड वेयर शी वॉज बॉर्न? शी वॉज बॉर्न इन मालाबार केरला। मालाबार केरला में उनका बर्थ हुआ था। शी इज रिकॉग्नाइज्ड, यानी वो फेमस हुई, उन्हें पहचान मिली। किससे? इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स के रूप में उनको पहचान मिली। ठीक है, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। उनके वर्क्स किस लिए जाने जाते थे? ओरिजिनलिटी के लिए, है ना। उनकी ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी ट्रेडिशनल वे में उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी हैं, उनके वर्क लिखे हैं। वर्सेटाइल होना मतलब कि किसी भी जगह को चेंजेस को इजीली अडेप्ट कर लेने की क्वालिटी जो थी वो उनके वर्क में दिखाई देती है ना। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। इन्होंने कई सारे नॉवेल्स भी पब्लिश किए एंड शॉर्ट स्टोरीज भी, इंग्लिश एंड मलयालम, यानी ये दोनों ही लैंग्वेज में लिखती थी। इंग्लिश में भी लिखती थी एंड मलयालम में भी लिखती थी। बट जो मलयालम में लिखती थी उनकी जो वर्क है वो अंडर द नेम ऑफ माधवी कुटी, यानी उनकी जो मलयालम वर्क्स है वो माधवी कुटी के नाम से, जो उनका नेम था उसके नाम से पब्लिश हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्क उनके कमला दास के नाम से ही है, लेकिन उनके जो मलयालम वर्क्स हैं वो माधवी कुटी के नेम से पब्लिश हुआ करते थे। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, उनकी कितनी, यानी 5 बुक्स जो पोइट्री की थी, 5 कलेक्शन है पोम्स के। ठीक है, शी इज अ सेंसिटिव राइटर, बहुत ही संवेदनशील राइटर थी एंड कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बहुत इमोशनल टच था एक, जैसा कि इस पोम के अंदर हम देखने को भी मिलेगा, जो कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, माय मदर एट 66। तो हम इस पोम को देखते हैं। इसमें उन्होंने, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोम है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, ये टोन क्या है इस पोम की, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोम है। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है? ऑटोबायोग्राफिकल में क्या होता है, इंसान की खुद की लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपनी ही मदर की बात कर रही हैं। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनकी ये जो पोम है वो कैसी है, ऑटोबायोग्राफी फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, तो इनकी जो पोम है वो ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पोम के अंदर ये क्या कहना चाह रही है अपनी मदर के बारे में। और टाइटल से तो हमें समझ में आ रहा है कि उनकी मदर की जो एज है वो 66 है, और 66 ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंशियसनेस या वरीज या टेंशन वाला जो एज होता है उसको लेके। तो देखते हैं इस पोम में हमारी जो पोइट हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। माय मदर एट 66। ठीक है, यानी कमला दास यहाँ पे क्या कहना चाह रही है कि उनकी मदर जो है वो कितने साल की हो चुकी है। शी वॉज एट 66, अब वो 66 ईयर्स की हो चुकी है। ठीक है, तो माई मदर एट 66 ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब यहाँ पर वो अपनी मदर को कब उन्होंने नोटिस किया कि शी वॉज एट 66, कि वो 66 एज की हो चली है, जब वो ड्राइविंग करते हुए अपने पेरेंट्स हाउस से कोचीन की तरफ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जा रही थी। और जो उनकी मदर हैं वो कहाँ थी? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, वो गाड़ी पे, यानी वो ड्राइव कर रही है ना,
तो ड्राइव करते हुए उनकी जो मदर है वो बिसाइड यानी बगल वाली ही सीट पर बैठी हुई है। बिसाइड का मीन्स है अलोंग साइड यानी बगल वाली ही सीट पर उनकी माँ जो बैठी है। तो जब वो कोचीन से, कहाँ से, कोचीन जा रही है, सॉरी अपने पेरेंट्स होम से कोचीन जा रही है, कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, तब उन्होंने अपनी मदर को नोटिस किया जो कि बिसाइड में यानी उनके ही बगल में बैठी हुई थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसमें पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, वो कौन सा यूज हुआ है, एसोनेंस यूज हुआ है। एसोनेंस होता क्या है, एसोनेंस वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें हम वॉल साउंड्स जो है वो रिपीटेडली यूज होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस पोम में कहाँ पर वॉल साउंड जो है रिपीटेडली यूज हुआ है। तो देखो, होम, टू, कोचिन एंड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओ का साउंड है, वॉल साउंड, वो रिपीटेडली यूज हुआ है। तो एसोनेंस वो पोएटिक डिवाइस है जहां पर वॉल साउंड्स रिपीटेडली यूज हो रहा होता है, रिपीटेडली आया हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि आपने एलिट्रेशन पढ़ा होगा, एलिट्रेशन में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द लेटर, यानी ये जैसे होम लिखा है तो ये एच कंसोनेंट साउंड बिगिनिंग में जब रिपीट होता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। और एसोनेंस क्या है, वॉल साउंड्स कहीं भी, चाहे बिगिनिंग में हो और चाहे बीच में हो, जब रिपीटेडली यूज होता है तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा ये पोएटिक डिवाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा, सॉरी। ठीक है, चलिए, डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विद पेन। यानी डोज, डोज का मतलब क्या होता है, नैप करना। नैप मतलब स्मॉल नैप, यानी कि स्मॉल काइंड ऑफ, हम जो शॉर्ट स्लीप लेते हैं ना एकदम गाड़ियों में चलते हुए, क्या होता है अक्सर करके हमें नींद आ जाती है, तो शॉर्ट स्लीप को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, नैप बोलेंगे या फिर डोज करना। ठीक है, तो उनकी मदर डोजिंग कर रही थी उस समय, ओपन माउथेड यानी वो डोजिंग कैसी कर रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था। एंड हर फेस, अब कमला दास उन्हें नोटिस कर रही है, क्या नोटिस किया उन्होंने कि उनका जो फेस है, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका फेस बिल्कुल कॉप्स की तरह, कॉप्स की तरह क्या, यानी कि कॉप्स मतलब डेड बॉडी की तरह, डेड बॉडी की तरह। तो उनका फेस कैसा लग रहा है, लाइफलेस लग रहा है उनको, यानी उसमें जैसे कि अब कोई लाइफ ही नहीं बची हो, जीवन ही नहीं बचा हो, कोई एनर्जी ही नहीं है। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी लाइक, है ना। तो यहाँ पर कमला दास जी को अपनी माँ का जो फेस है वो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल डेड बॉडी टाइप या लाइफलेस, अब उसमें जीवन नहीं बचा हो, इस तरीके का उनको फेस हो रहा है ना। और ये क्या दे रहा है, इस तरीके का जब आपको फील होगा तो कोई भी व्यक्ति हो उसे डेफिनेटली ये रियलाइजेशन पेन देगा। पेन मतलब ग्रिफ, दुख, है ना। तो यहाँ पर क्लियर हुआ कि ये दो लाइन का मीन क्या है। कमला दास ने अपनी माँ को जब नोटिस किया तो वो 66 एज की थी और वो क्या कर रही थी, उस समय डोज ले रही थी विद ओपन माउथ। ओपन माउथ मतलब खुला हुआ मुंह करके से वो डोजिंग कर रही थी, यानी नींद ले रही थी छोटी सी। और उनका फेस बिल्कुल कैसा दिख रहा था, बिल्कुल कॉप्स की तरह, यानी लाइफलेस। और ये चीज़ जैसे ही उन्होंने रियलाइज हुई कि उनकी माँ की एज, यानी एजिंग की बात की गई है कि उनकी माँ की एज जो है वो बढ़ती हुई जा रही है, उनकी माँ जो है अब बहुत एजेड हो चुकी हैं। तो ये चीज़ यानी उनकी माँ की जो एजिंग है वो उन्हें क्या दे रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, उन्हें पेन दे रही है, कहीं ना कहीं वो दुखी हो रही है। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, कॉप्स यानी डेड बॉडी, एशन मीन्स पेल एंड डोज मीन्स स्नैप। पोएटिक डिवाइस अगेन एसोनेंस यूज हुआ है, ओ ए ई का जो साउंड है कंटिन्यूसली यूज हो रहा है। देखो डोज यहाँ पे ओ का और ई का, ऐसे ही ओपन में देखो ओ और ई का साउंड जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ भी देखो माउथ हेड है ना, हर, ई का साउंड अगेन जो है फेस, ठीक है, ई का साउंड एशन, ई लाइक। तो ये यहाँ पर ई का और ओ का साउंड जो है एसोनेंस जो है पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेडली वॉल ओ ए ई का साउंड रिपीट हो रहा है। सिमली, सिमली क्या होती है, व्हेन वी कंपेयर, जब भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसका, कंपेयर हमारा होता है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। लेकिन वो कैसे होने चाहिए, वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स
डिफरेंट होने चाहिए, यानी सिमिलर नहीं होने चाहिए। टू डाइफर ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर सिमिली होता है। अगर हम सिमिलर ऑब्जेक्ट के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो वो सिमिली नहीं कहलाएगा, ठीक है। और सिमिली को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विद लाइक और एज वर्ड। अगर हमको स्टेटमेंट में एज या लाइक से कंपैरिजन दिया है तो वहां पर सिमिली यूज है, और अगर डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट लाइक है तो वहां पर मेटाफर हो जाता है। तो देखिए, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी लाइक से उनके फेस को कंपेयर किया है कॉप से, तो यहाँ पर क्या है? पोएटिक डिवाइस सिमिली यूज हुआ है। होप सो क्लियर हो गए होंगे दोनों पोएटिक डिवाइस और एक्सप्लेनेशन। इस जो स्टैंजा है उसका एक्सप्लेनेशन है ना। चलिए आगे का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। That she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब वो उतनी ही ओल्ड दिख रही हैं जितनी कि वो हो चुकी हैं, यानी उससे ज्यादा नहीं दिख रही। अब उनकी एज हो चुकी है 66, तो उनका फेस भी 66 लाइक रिंकल्स वाला, पेल इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो दिख तो वो उतनी ही एजेड रही हैं जितनी कि वो हो चुकी है ना। बट शी वॉन्टेड टू पुट दैट थॉट अवे, यानी वो इस थॉट से बाहर आ जाना चाहती है। पोइट इस थॉट में ज्यादा नहीं, क्योंकि ये थॉट जो है वो उन्हें क्या दे रहा है? ये थॉट उन्हें ग्रिफ दे रहा है, यानी तकलीफ दे रहा है, पेन दे रहा है, क्योंकि उनकी माँ की एज बढ़ती हुई उन्हें टेंस कर रही है। एंड लुक्ड आउट, अब वो क्या कर रही है? विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। एक्चुअली वो ड्राइविंग कर रही है, हमने अभी फर्स्ट स्टैंजा में नोटिस किया था, ड्राइविंग करते हुए उनकी माँ उनके बगल में बैठी। तो क्या कर रही है? लुक्ड आउट, यानी विंडो से आप बाहर की तरफ देख रही हैं। किसको देख रही हैं? एट यंग, जो यंग लोग हैं, एनर्जेटिक हैं, जिधर जीवन है। ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, निकलते हुए तेजी से गाड़ी से चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम अगर सोचें, इमेजिन करें, तो कभी ना कभी हम बस से या ट्रेन से या गाड़ी से गए होंगे या बाइक से, तो आपने देखा होगा तो उसकी ट्रेन के या बस के आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो तेजी से ऐसे पास होते जाते हैं ना, पीछे की तरफ निकलते जाते हैं। तो ऐसे ट्रीज स्प्रिंटिंग होते हुए, तेजी से निकलते हुए, मैरी चिल्ड्रन मतलब हैप्पी चिल्ड्रन, जो खुश बच्चे हैं, वो स्पिलिंग यानी लेट आउट, बाहर की तरफ आते हुए अपने घर से दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ उनकी माँ है जिधर जीवन क्या है? जाता हुआ सा दिखाई दे रहा है, और इधर जब पोइट ये सब चीजें देख रही है तो इधर जीवन है, यानी उमंग है, जीवन है, एक एनर्जी है, जीवन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। पोएटिक डिवाइस क्या क्या यूज हुए? कॉन्सोनेंट्स यूज हुआ है, क्योंकि स और ट का साउंड, कंसोनेंट भी सेम है। कॉन्सोनेंट में जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, एसोनेंस में वॉल साउंड रिपीट होता है, और कॉन्सोनेंट में जो साउंड रिपीट होता है वो कौन सा होता है? वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जैसे देखो यहाँ पर सी, वॉज, एज है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सा और टा का साउंड, टा का भी साउंड देखो, ट, दैट, ठीक है। बट, फ्रिक्वेंटली, पुट, दैट फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं, यानी यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। इमेजरी क्या होती है? जब हम किसी भी लाइन को पढ़ें तो वो क्या होती है? वो लाइन हमारे दिमाग में इमेजिनेशन ला दे। जैसे कि हमने ये पढ़ा ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो हमें याद आ गया होगा, कभी ना कभी हमने जो बस वगैरह में ट्रैवल किया है, ट्रेन में या कार से, तो पीछे निकलते हुए जो ट्रीज हैं वो हमें याद आ गए होंगे हमारे इमेजिनेशन में। हंसते खेलते हुए चिल्ड्रन जो बाहर आते हैं, ये हम रोजमर्रा की लाइफ में देखते, तो ये इमेजिनेशन है, इमेजरी यूज की है यहाँ पर पोइट ने। रिपीटेशन, यहाँ पर लुक्ड वर्ड रिपीट हुआ है, देखो लुक्ड एंड लुक्ड, तो ये रिपीटेशन यूज हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोम के नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, ठीक है। But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her van pale. ठीक है, अब जब कहाँ पहुंच चुकी है हमारी पोइट? पहुंच चुकी है एयरपोर्ट, क्योंकि वो कोचीन जा रही थी इसलिए वो एयरपोर्ट पहुंचती है। तो जब एयरपोर्ट वो पहुंच जाती है उसके बाद सिक्योरिटी चेक कर लेती है उन्हें, है ना, सिक्योरिटी चेक करती है ना एयरपोर्ट पर, फिर उसके बाद उन्हें अलाउ किया जाता है अंदर जाने के लिए। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ देर वो वहां पर ऐसे खड़ी रही। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, तो मैंने फिर से अपनी माँ को देखा, उनके वैन पेल
व्हेन का मीन्स क्या है, डिम, वीक, यानी क्योंकि अब एनर्जी बहुत कम है उनके फेस में, उनके अंदर, है ना। एनर्जी धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती है बढ़ती एज के साथ। आपने देखा होगा जो चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे होते हैं, वो एनर्जी से भरपूर होते हैं, थकते नहीं है, हमेशा खेलते रहते हैं ना। लेकिन जब बड़े लोग हो जाते हैं, उनकी कंपैरिजन अगर हम 30-40 प्लस के लोगों की बात करें, तो वो कहते हैं ना, अरे मैं काम करके थक गया हूँ। तो 40 प्लस के लोग क्या करेंगे, वो थकान महसूस करने लगते हैं। उससे ज़्यादा एज की बात करें हम 60 की, 50 की, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती जाती है, हम डिम और वीक होते जाते हैं, ठीक है। पेल का मतलब है डल या कलरलेस, है ना, पीला पड़ जाना एकदम से, तो कलरलेस हो जाना। तो आप उन्होंने फिर से जो अपनी माँ का फेस देखा, तो वो उन्हें फिर से कैसा दिखा, कलरलेस, वेन, यानी डिम, वीक, बहुत कमजोर सा, ठीक है। आप वो वरीज हो रही है, बहुत टेंस हो रही है अपनी माँ के उस फेस को देखते हुए। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। एज अ लीट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, बट ऑल आई सेड आई वॉज सॉरी as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon. Amma, all I did was smile and smile and smile. यानी अब उनको फिर से यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया। क्या कंपैरिजन कर दिया, उनके फेस का कंपैरिजन कर दिया एज अ लेट विंटर्स मून्स, यानी विंटर्स मून से क्यों किया है, क्योंकि जो विंटर में मून होता है वो कैसा दिखाई देता है, फॉगी हो जाने की वजह से जो विंटर का मून है वो धुंधला दिखाई देता है ना। क्यों दिखाई देता है, डिम दिखाई देता है, कंपैरिजन, उतनी शाइन नहीं होता, उतना ब्राइट नहीं होता। कैसा होता है, फॉगी वेदर की वजह से वो कैसा दिखाई देता है हमको, डिम दिखाई देता है, यानी उतना ब्राइट नहीं दिखता। तो यहाँ पर उनका भी चेहरा, किसका, उनकी माँ का चेहरा किससे कंपेयर कर दिया, लेट विंटर्स मून, यानी फॉग की वजह से, धुंध की वजह से जैसे मून हल्का सा धुंधला सा दिखाई देता है, ऐसा ही उन्हें अपनी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और वो इस जो ओल्ड फैमिलियर एक, यानी जो उनके चेहरे पे दर्द और जो वो चीज़ देख रही हैं, वो क्या है, वो बहुत फैमिलियर एक उनका दर्द याद दिला देता है। क्या, उनका चाइल्डहुड फियर, वो फियर क्या था, माँ को खोने का डर, यानी उनको खोने का, लॉस होने का डर जो था, वो उससे फिर से रिपीट होते हुए अपने अंदर देख रही है, वो फिर से उनके अंदर जाग रहा है। ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन इन सब को वो भुलाते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी माँ को बोला कि सी यू सून, वो एक होप देती हैं अपने आप को भी और अपनी माँ को भी कि चलो जल्दी से मिलेंगे, ठीक है। अपनी अम्मा से बोलती हैं कि वी विल मीट सून, हम जल्दी ही मिलेंगे, आई विल सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड, और अम्मा यानी अपनी माँ को वो एड्रेस करते हुए बोलती हैं, और इसके बाद क्या करती हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये ऐसे क्यों स्ट्रेसफुल तरीके से दिया है, स्माइल एंड स्माइल, क्योंकि वो स्माइल जो है वो कर तो रही है स्माइल, लेकिन वो नेचुरल स्माइल नहीं है, वो स्माइल फोर्सफुली वो जो है वो कर रही है, बहुत मुश्किल से उनके फेस पे वो स्माइल आ रही है, क्योंकि उनके अंदर तो चिंता है, डर है, वरीज है कि नेक्स्ट टाइम वो अपनी अम्मा को देख पाएंगी या नहीं देख पाएंगी, है ना। बट विद दिस होप वो एक स्माइल के साथ अपनी अम्मा को बाय बोलती हैं और वापस चली जाती है ना। रिपीटेशन हुआ है यहाँ पर यूज ऑफ स्माइल का, तो यहाँ पर रिपीटेशन पोइटिक ऑफ डिवाइस यूज हुआ है। राइम स्कीम, अच्छा इस पूरे पोएम के अंदर कहीं यूज नहीं हुई। राइम स्कीम क्या होती है, जो हमारे ये जो लास्ट वर्ड्स होते हैं ना, ये राइम करने चाहिए। तो देखो क्या कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स, यार्ड्स, पेल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब भी हमारे जो लास्ट स्टैंजा है, जैसे कि इसमें भी देखो ओल्ड, यू, सून, स्माइल, तो कहीं भी कोई राइम बनती हुई नहीं दिख रही है ना। तो जब तक राइम बनती हुई नहीं दिखती है तो उस पोएम में कोई राइम स्कीम हम नहीं निकाल सकते, है ना। तो इट हैज बीन रिटन इन फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स क्या है, यानी बिना कोई राइम के, कोई मीटर, कोई पैटर्न यूज ही नहीं हुआ, जैसे मन है अपनी फ्री वर्ड्स के स्टाइल में, फ्री राइटिंग में इन्होंने इस पोएम को लिख दिया है ना। तो देयर इज नो राइम और रिदम, ना तो रिदम है इस पोएम के अंदर, ना ही कोई राइम स्कीम है।
सिमिली यूज हुई है क्योंकि मदर का फेस अगेन विंटर मून से कंपेयर किया है ना, तो ये क्या है, एज से कंपेयर हुआ है, तो सिमिली है। अगर डायरेक्ट कंपैरिजन होता तो यहाँ पर हम मेटाफर कंसीडर करते, तो सिमिली भी यहाँ पर यूज हुई है। ठीक है, होप सो आप लोग को ये पोएम समझ में आई होगी। बहुत छोटी सी पोएम थी कमला दास जी की और बहुत प्यारी पोएम है। इसमें इमोशनल टच दिखाया गया है एक माँ और बेटी की बॉन्डिंग के बारे में, और कैसे जो बढ़ती हुई एज है माँ की वो वरीज कर रही है हमारी पोइट कमला दास को, है ना। तो शी गॉट वरीड, बहुत वरीड है अपनी माँ की एज को देखते हुए, और इस वजह से वो क्या कर रही हैं, वो सिर्फ एक होप कर रही हैं कि वो नेक्स्ट टाइम अपनी माँ को जल्दी ही मिलेंगी, है ना। तो इस तरीके से इस होप के साथ वो इस पोएम को छोड़ देती हैं, और स्माइल के साथ, वो स्माइल भी कैसी है, बहुत स्ट्रेसफुल स्माइल है, लेकिन वो अपनी माँ को बाय बोलती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये पोएम थी जिसमें माँ और बेटी के जो बॉन्ड्स हैं उनको बताया है। इस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है क्योंकि इसमें माय मदर एट 66 में इन्होंने अपनी ही माँ और अपनी ही जो स्ट्रेस है उनको बढ़ती हुई एज को लेकर उसके बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, होप सो ये पोएम पूरी क्लियर होगी। इसके एक्सट्रैक्ट्स की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बी कनेक्टेड। If you like this video, please like, share and subscribe with your, please like, subscribe and share with your friends. Thank you. Have a nice day.